दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो है पृथ्वीराज चौहान का इतिहास है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आइए चालू करते हैं वीडियो। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, सभी समय के सबसे प्रसिद्ध और महान राजपूत शासकों में से एक थे। वह चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हैं, जिन्होंने सपादा बख्शा पर शासन किया था। वर्तमान समय के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों पर उनका शासन था। इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि उन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी रखा या कई लोक कथाओं में उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली का राजा बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान का जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हिंदू कैलेंडर के दूसरे महीने ज्येष्ठ के 12वें दिन हुआ था, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई से जून तक होता है। उनके पिता सोमेश्वर चाहमान के राजा थे। उनकी मां रानी कर्पूरा देवी एक कलचुरी राजकुमारी थीं। पृथ्वीराज विजया उनके जीवन के बारे में एक संस्कृत कविता है। यह कविता उनके जन्मस्थान के बारे में कुछ सुराग देती है, लेकिन उनके जन्म का सही वर्ष नहीं बताती है। इस कविता की मदद से एक भारतीय इंडोलॉजिस्ट दशरथ शर्मा ने उनके जन्म का वर्ष 1166 ईस्वी अनुमान लगाया। पृथ्वीराज चौहान सुशिक्षित थे। ऐसा माना जाता है कि वह गणित, चिकित्सा, इतिहास, सैन्य, रक्षा, चित्रकला, धर्मशास्त्र और दर्शन जैसे कई विषयों में कुशल थे। वह तीरंदाजी में भी अच्छे हैं। उसे लड़ना पसंद है और यही कारण है कि वह कठिन युद्ध तकनीकों को जल्दी सीख सकता है। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान के सिंहासन पर बैठे तब वह केवल 11 वर्ष के थे। राजा के रूप में उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनकी मां रीजेंट्स की एक परिषद द्वारा समर्थित प्रशासनिक विभाग चलाती थीं। उनके प्रारंभिक शासनकाल के दौरान उन्हें कई वफादार मंत्रियों का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने उन्हें राज्य पर शासन करने में मदद की। इस काल में कदम्बवासा, कैमासा या कैलाशवास मुख्यमंत्री थे। लोक कथाओं में उन्हें एक प्रतिभाशाली सेनापति और सैनिक के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने अपना जीवन इसके विकास के लिए समर्पित कर दिया। पृथ्वीराज विजया यह भी कहते हैं कि पृथ्वीराज के शासन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सभी सैन्य जीतों में कदम्बों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री भुवनैक मल्ला थे, जो पृथ्वीराज की मां के जैविक चाचा थे, जो एक बहुत ही सक्षम सेनापति थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेवा की थी। 1180 में पृथ्वीराज चौहान ने सरकार पर प्रभावी नियंत्रण कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो जाता है। यह बात राजा जयचंद को पसंद नहीं आती और वह नहीं चाहते कि पृथ्वीराज उनकी पुत्री से विवाह करें, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया। उसने पृथ्वीराज को नाराज करने के लिए ऐसा किया, लेकिन उसकी बेटी ने अन्य सभी राजकुमारों को अस्वीकार कर दिया और फिर वह और पृथ्वीराज दिल्ली भाग गए, जहां उन्होंने बाद में शादी कर ली। पृथ्वीराज चौहान हिंदू शासकों के साथ संघर्ष। नागार्जुन पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के सिंहासन पर बैठने पर उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। बदला लेने और साम्राज्य पर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयास में नागार्जुन ने गुडापुरा किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज ने अपनी सैन्य शक्ति दिखाने के लिए गुदापुर पर आक्रमण किया। यह पृथ्वीराज की पहली सैन्य विजयों में से एक थी। भदानक। नागार्जुन के बाद पृथ्वीराज ने पड़ोसी राज्य भदानक पर ध्यान केंद्रित किया। पृथ्वीराज ने पड़ोसी राज्य को नष्ट करने का फैसला किया, क्योंकि चाहमान वंश के भदानक अक्सर वर्तमान दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण करने की धमकी देते थे। जेजाक भुक्ति के चंदेल। कुछ मदनपुर लेखों के अनुसार पृथ्वीराज ने 1182 में चंदेल शासक परमर्दी को हराया था। चंदेलों पर पृथ्वीराज की विजय के कारण चंदेल गहड़वालों से संबद्ध हो गए। गुजरात के चालुक्य कहानी में पृथ्वीराज साम्राज्य और गुजरात के चालुक्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख है, लेकिन कविता के अतिरंजित स्वर के कारण पृथ्वीराज रासों के कई संदर्भ संदिग्ध लगते हैं। हालांकि कुछ विश्वसनीय स्रोतों में पृथ्वीराज चौहान और चालुक्यों के भीम द्वितीय द्वारा हस्ताक्षरित एक शांति समझौते का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि दोनों राज्य युद्ध में हैं। पृथ्वीराज विजया
आयन अकबरी और सुरजनाचरित की प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार कन्नौज के गहरवाल जयचंद्र गहरवाला साम्राज्य के शासक थे और पृथ्वीराज चौहान असहमत थे। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में युद्ध घोर के तराइन मोहम्मद की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान, जो पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, चौहान वंश के पश्चिमी क्षेत्र के शासक थे। गौरी के मोहम्मद ने चौहान के साथ युद्ध शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें चौहान पृथ्वीराज के पूर्वी हिस्से पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को हराना था और संघर्ष की कुछ अफवाहों के बावजूद घोर के मोहम्मद कम से कम 2 युद्धों में शामिल थे। उन्हें बाद में तराइन की लड़ाई कहा गया क्योंकि वे तराइन शहर के पास लड़े थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी ने भारत में एक सेना का नेतृत्व किया और महत्वपूर्ण बठिंडा किले पर कब्जा कर लिया। बठिंडा के पतन के साथ दिल्ली सेना ने कार्रवाई की। पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगियों को इकट्ठा किया और मोहम्मद गोरी से लड़ने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। दोनों सेनाएं 1191 में दिल्ली से 150 किलोमीटर उत्तर में तराइन के मैदान में मिली। आधुनिक स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना 2 लाख थी, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि यह उनकी 50,000 थी। इसी तरह ग्रेडो की सेना का आकार 1 लाख लोगों का अनुमान लगाया गया है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह पृथ्वीराज चौहान की तुलना में थोड़ा छोटा था। ग्रेड बलों को घुड़सवार सेना के प्रसिद्ध तीरंदाजों का फायदा था और उनकी गतिशीलता से राजपूत सेनाओं को नुकसान हुआ, जो मुख्य रूप से पैदल सेना थीं। हालांकि राजपूतों के पास हाथियों की संख्या और ताकत थी। पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत चौतरफा हमले का जवाब दिया, जिससे घुरिड्स आश्चर्यचकित रह गए। वे राजपूत युद्ध शैली के आदी थे, जो आमने सामने की लड़ाई को प्राथमिकता देती थी। पीछे हटने वाले घोड़े के तीरंदाजों का पीछा करते हुए राजपूतों ने ग्रिड की मुख्य सेना तक पहुंचने तक जमीन के अधिकांश हिस्से को कवर किया। उन्हें श्रेय देना चाहिए कि घुरिद सेना दृढ़ता से खड़ी रही और पैदल सेना की लहरों का विरोध किया, लेकिन राजपूत घुड़सवार सेना ने उसके घुरिद पक्ष पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। मोहम्मद गोरी को आमने सामने की लड़ाई राजपूतों के लिए बहुत अनुकूल लगी। अपने पार्श्वों पर दबाव झेलने में असमर्थ मोहम्मद की सेना टूट गई और भाग गई। इस बीच ग्रिड के केंद्र में राजपूत हाथियों ने बाकी सेनाओं पर दबाव डाला और वे लड़खड़ाने लगे, एक निर्धारित स्थिति को बचाने का प्रयास करते हुए। मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों को एकजुट करने की उम्मीद से मैदान में प्रवेश किया। उनकी मुलाकात राजपूत सेना के सेनापति गोविंद राय से हुई। गोविंद राय पर अपना भाला फेंकने से प्रक्षेप्य अवरुद्ध हो गया और बदले में गोविंद राय ने अपना ही भाला मोहम्मद गोरी पर फेंका, जिसके प्रभाव से वह लगभग बेहोश हो गया। उनका अस्तित्व उनके अंगरक्षक द्वारा संरक्षित किया गया था, जो उन्हें युद्ध के मैदान से दूर रखता था। अपने सेनापति को अनुशासन से हटते देख घुरिदों का मनोबल भी उसी तरह बदल गया और वे अनुशासन से दूर भाग गए। पृथ्वीराज चौहान के बठिंडा में गढ़ प्रेस की घेराबंदी करने की दिशा में दिलचस्पी लेने से पहले राजपूत सेना ने लगभग 40 किलोमीटर तक घुरिड्स का पीछा किया, जो 1192 में गिर गया था। दबाव का निर्देश दिया। उन्होंने उन पैदल सैनिकों को सूचित किया कि जब दुश्मन आगे बढ़ रहा हो तो लड़ाई में शामिल न हो और बदले में पीछे हटने का नाटक करें, जिससे आप चौहान हाथियों, घोड़ों और पैदल सेना को समाप्त कर सकें। दुश्मन की सीमा में तोड़फोड़ करने की उम्मीद में मुइज़ अल-दीन ने अपनी 5वीं इकाई को पीछे हटने का नाटक करने का आदेश दिया। चौहान सेना ने भागती हुई घुरिड इकाई पर हमला कर दिया क्योंकि घुरिड को उम्मीद थी। इसके बाद घुरिड्स ने 12,000 की एक स्वच्छ घुड़सवार सेना इकाई भेजी, जिसे उन्होंने दुश्मन को आगे बढ़ाने के लिए नियंत्रित किया। अंतिम गौरी सेना ने तब हमला किया और चौहान सेना दहशत में भाग गई। मिन्हाज के अनुसार मुइज़ एड-दीन की रणनीति ने अविश्वासियों को थका दिया, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय में इस्लाम की जीत हुई। अंततः वह तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी से हार गया, जिससे मोहम्मद गौरी को जीत हासिल करने की अनुमति मिली। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अस्पष्ट है। उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई? कई मध्ययुगीन कहानियों के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को अजमेर ले आए। वहां पृथ्वीराज को घुरिदों के कर्मचारी के रूप में कैद कर लिया गया। पृथ्वीराज ने घोर के मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह किया और बाद में उनकी बेवफाई के लिए उन्हें मार डाला गया। एक सिक्का मिला।
वे घोड़े और गाय के सिक्के हैं जिनके एक तरफ मोहम्मद बिन सैम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज नाम है। यह कार्य अधिकारियों को इस सिद्धांत के साथ आने की अनुमति देता है। विभिन्न स्रोत पृथ्वीराज चौहान के गायब होने के लिए अलग अलग स्पष्टीकरण देते हैं। हसन निजामी एक इस्लामिक इतिहासकार हैं। उनका दावा है कि पृथ्वीराज चौहान को राजा ने तब मार डाला था जब राजा को पता चला कि वह घोर के मोहम्मद के खिलाफ एक साजिश में शामिल था। हसन निजामी ने कथानक की रचना के विवरण का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया। गौरी के मोहम्मद को मारने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने एक धनुष और तीर का अनुरोध किया। उसे आवश्यक हथियार देने के अलावा मंत्री ने मोहम्मद को उस गुप्त रणनीति के बारे में भी बताया जो पृथ्वीराज उसे मारने की योजना बना रहा था। अपहरण के बाद पृथ्वीराज चौहान को एक गड्ढे में फेंक दिया गया और पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। आशा करता हूं पृथ्वीराज चौहान का इतिहास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।